बच्चों, आज हम सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 1 है पावर शेयरिंग। इसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझेंगे, उसके बाद हम इस चैप्टर की डिटेल समझेंगे और हम बोर्ड में आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें भी समझेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारी सीरीज़ इस तरीके से कंटिन्यू करेगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपके पास अपडेट पहुंचती रहे। तो शुरू करते हैं। पावर शेयरिंग जो है वो बेसिकली दो शब्द से मिलके बना है, पावर प्लस शेयरिंग। पावर का मतलब होता है शक्ति, शेयरिंग मतलब बांटना, यानी कि जो शक्ति है उसको हम क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं। तो इसमें हम दो देश के बारे में पढ़ने वाले हैं, बेल्जियम और श्रीलंका। ये दो केस स्टडी हम समझेंगे। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो है पावर्स डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है, किसी एक व्यक्ति के पास पावर नहीं है, बटी हुई है पावर। और पावर्स बटी हुई है 3 लेवल पे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर क्या होता है, ये वो लोग होते हैं जो कानून बनाते हैं, यानी कि पार्लियामेंट में जो होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में आपके कानून एक्ट पास होते हैं। सेकंड होते हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो इन कानूनों को लागू कराएंगे, पालन कराएंगे, ठीक है, यानी कि पुलिस वाले, ठीक है। थर्ड होते हैं जुडिशरी। अगर कोई इन कानूनों को नहीं मानेगा या इनका उल्लंघन करेगा तो जुडिशरी क्या करेगी, यानी कि कोर्ट इस पे अपना फैसला सुनाएगी, ठीक है। तो हमारा जो एक देश है उसमें जो पावर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम बात करते हैं बेल्जियम की। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे, फिर हम ये समझेंगे कि क्या क्या समस्या उन्हें हुई, फिर हम इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। तो बेल्जियम जो है वो एक यूरोप का एक कंट्री है जिसकी जो एरिया है वो हरियाणा से भी, जो इंडिया की स्टेट है एक हरियाणा, उससे भी छोटा एरिया है। इसमें जो पॉपुलेशन है वो कम से कम 1 करोड़ के आसपास है। अब अगर हम इसके बारे में और समझें तो जो बेल्जियम है ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है इसका नॉर्थ पार्ट और एक है इसका साउथ पार्ट। तो जो नॉर्थ पार्ट है उसको फ्लेमिश रीजन बोला जाता है और जो साउथ पार्ट है उसे वेलोनिया रीजन बोला जाता है। अब साउथ पार्ट यानी कि नॉर्थ पार्ट यानी कि फ्लेमिश रीजन में जो लोग हैं वो डच बोलते हैं। कितने लोग, 59%। लेकिन जो वेलोनिया रीजन है उसमें लोग बोलते हैं फ्रेंच, 40%। और जो बाकी के 1% है वो जर्मन बोलते हैं। अब अगर हम बात करें इसकी कैपिटल की, जैसे कि इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है, सिमिलरली इसकी भी एक कैपिटल है और वो है ब्रुसेल। स्टार से दिख रहा है यहाँ पर। ब्रुसेल जो है वहाँ पर केस थोड़ा उल्टा है, यानी कि जहाँ पर पूरी कंट्री में देखा जाए डच जो है उनकी मेजॉरिटी ज़्यादा है, लेकिन बेल्जियम की कैपिटल में केस उल्टा है। वहाँ पर फ्रेंच स्पीकिंग जो लोग हैं वो 80% हैं, उनकी मेजॉरिटी है, और डच की कम है। तो यानी कि इनकी मेजॉरिटी डिफरेंस होने की वजह से देखा जाए तो पूरे देश में डच वाले लोग ज़्यादा हैं, लेकिन अगर कैपिटल की बात करी जाए तो फ्रेंच वाले लोग ज़्यादा हैं। तो इस वजह से क्या हुआ, लैंग्वेज डिफरेंस होने की वजह से इनके में प्रॉब्लम्स होने लगी। प्रॉब्लम्स क्या क्या थी, पहली प्रॉब्लम तो बेटा ये थी कि जो फ्रेंच लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा अमीर थे और वो चाहते थे कि डच लोगों को इतनी ज़्यादा बेनिफिट्स ना मिले। किसको मिले ज़्यादा, फ्रेंच बोलने वालों को। पहली प्रॉब्लम ये हो गई। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि इनके बीच में कल्चरल डिफरेंसेस थे, कल्चरल और रीजनल डिफरेंस, यानी कि इनकी संस्कृति वगैरह क्या थी, थोड़ी सी अलग थी। तीसरी अगर हम बात करें तो जो कैपिटल में लोग थे वो मेजॉरिटी थी किसकी, अभी मैंने आपको बताया फ्रेंच लोगों की। तो ये जो मेजॉरिटी डिफरेंस था ना, इनकी वजह से भी इनके बीच में परेशानियां उत्पन्न होती थी। तो अब क्या हुआ, इन्होंने सोचा कि अब कोई सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। इन्होंने सॉल्यूशन निकाला। सॉल्यूशन ये था कि डच और फ्रेंच इन्हीं की मेजॉरिटी थी, इन्होंने अपने मिनिस्टर बिठा दिए, कहाँ पर, सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल मिनिस्टर बैठे। दूसरी चीज़, अगर कोई भी स्पेशल लॉ है तो दोनों मिलके ही डिसीजन लेंगे, एक इंसान नहीं ले सकता।
ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ डच स्पीकिंग वाले फैसला ले लें या फ्रेंच स्पीकिंग वाले फैसला ले लें। कोई भी यूनिलेटरल डिसीजन नहीं ले सकता। यूनिलेटरल मतलब एक इंसान डिसीजन नहीं लेगा, मिल के लेंगे, ठीक है, मतलब दोनों की सहमति होनी चाहिए, तो ही वो जो लॉ है या कोई भी एक्ट है पास होगा। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स हैं वो किसको दे दी गई? स्टेट गवर्नमेंट को। और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपना इंडिविजुअली काम करता है, ठीक है। ब्रुसेल में भी सेम ऐसे ही हुआ, सेपरेट गवर्नमेंट बना दी गई, ठीक है, और वहाँ पर भी पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने लगी। कम्युनिटी गवर्नमेंट एक तीसरे तरीके की भी गवर्नमेंट थी। पहली तरीका स्टेट गवर्नमेंट, दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट, तीसरी कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जिसमें जो लोग हैं वो एक ही कम्युनिटी से यानी कि एक ही लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए वहाँ पर कितनी लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे? 3। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट कितनी होगी? 3। और इनका मेन मोटिव होता है कुछ मुद्दों में डील करना। और वो मुद्दे क्या होते हैं? वो होते हैं एजुकेशन, लैंग्वेज इशू और कल्चर से रिलेटेड। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के लिए कि बेल्जियम ने अपनी प्रॉब्लम्स को किस तरीके से हल करा। और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में आया हुआ है वो ये है, 16-17 में आया था कि एथनिक कॉम्पोजिशन बताओ बेल्जियम का। तो यहाँ पर जो हमने ऊपर पढ़ा कि ये यूरोप का पार्ट है, फिर हमने क्या पढ़ा कि कितनी % फ्लैमिश रीजन में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है। और जब ये सारे पॉइंट्स आप लिख देंगे तो आपका आंसर ये जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।